ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पूर्ण बहुमत के साथ सत्तारूढ़ हुई बीजेपी के आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि सीएम कौन है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का रुख कर लीजिए, क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। चंद्रभानु पासवान पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जश्न शुरू हो गया है। युवा ढोल नगाड़े पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु और अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही कार्यालय पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की अब खुशी की लहर पीछे भी इस वक्त मेरी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे। यहाँ पर बिल्कुल आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ अब चंद्रभानु पासवान जी का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी की अब कुछ ही देर में भी उनको जो जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उसमें जीत का भी नतीजा अब अभी सुनने को मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हम मौजूद हैं, उसकी तैयारियाँ किस तरीके से की जा रही हैं। लगातार यहाँ पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग दिग्गज नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पहुंच रहे हैं और चंद्रभानु पासवान जी से मिल रहे हैं और उनके जो करीबी नेता हैं उनसे भी मिल रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं उसको भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले महिलाएं भी मौजूद हैं। इन्होंने बहुत ही अस्वस्थ होकर उनके साथ जुड़ा और बहुत कुछ देखा। क्या लगता है अब कुछ ही देर बाद नतीजा आ जाएगा और एक बड़ी जानकारी मिलेगी, और क्या लगता है अब भाजपा ऐतिहासिक जीत से जीतने जा रही है। रावण का घमंड टूट गया है। मिल्कीपुर की जनता जनार्दन और देवतुल कार्यकर्ताओं ने जो है रावण का घमंड चूर चूर कर दिया। अब कार्यकर्ता के अंदर खुशियां जो हैं उसको बरकरार हैं। अब यहाँ पर खुशी की लहर देखिए, भाई साहब ने रंग बिरंगे से देखिए किस तरीके से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर होली रंगोली भी शुरू हो चुकी है। देखिए चारों तरफ, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? सुनील पासवान। अच्छा, जीत अभी निश्चित हो जाएगी और क्या लग रहा है? मिल्कीपुर का ये बहुत ही बड़ा समझ लीजिए आशीर्वाद मिला है जो हमें यहाँ पे अयोध्या के बाहर की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ इंडिया पे सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर होली रंगोली मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज आ रहे हैं, पक्ष में आ रहे थे। क्या माहौल है खुशियाँ की? अब मैं धन्यवाद देते हैं मिल्कीपुर देवतुल्य मतदाताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से इतनी बड़ी लीड चल रही है। और हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं कि हम लोग सुबह गए माता कामाख्या भवानी के दर्शन किए, हनुमान जी महाराज सूर्यकुंड पे उनका आशीर्वाद लिए। तो मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नीतियाँ चलाई जा रही हैं, मिल्कीपुर की जनता उससे प्रभावित होकर जो हम लोग जन जन में पहुँचाने का काम किए, उसी का आशीर्वाद है। उसी से प्रभावित होकर बहुत कुछ झेला है। और क्या वो जो आरोप आ रहे थे वो अब क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये आरोप निराधार है। आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है और जनता सब समझती है। जिस तरह से उन्होंने अपने भाई को बेटे को अपनाया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना बड़ा मतदान किया, कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व जो उनका कार्यकाल है उनके कार्यों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए। डोर टू डोर गए, बताए, उस नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ की मिल्कीपुर की जनता ने मतदान किया। इसलिए उन्हें पुनः उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। ये सीट बहुत ही अहम मानी जा रही थी। पूरा देश इस सीट को देख रहा था जहाँ से आप विधायक हुए हैं। इस सीट को न जाने कितने लोग ने देखना चाहा और देख भी रहे हैं। और आज ये जीत का जो दावा भी किया जा रहा था वो भी आज सामने आ गया। बहुत बड़ा परिणाम था जो सामने आ गया। सूबे के मुखिया के आन बान स्थान आपने आज रखा है। अब मिल्कीपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? न्यूज़ इंडिया पे बताओ। क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा की सीट है। जिस तरह से यहाँ पर अधर्म पर धर्म की जीत हुई है और सनातन की रक्षा हुई है, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे साथ चंद्रभानु पासवान जी मौजूद थे। क्या कुछ था उसको बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया के लिए।
तो देखिए, इस सीट से बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई थी। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। भारी मतों से जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल बना हुआ है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को जीत पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुरजोर तरीके से बधाई दी है। मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत को लेकर हमारे सहयोगी ने यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की। सुनिए। आज के ऐतिहासिक जीत से हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने बहुत परिश्रम किया। इस नाते स्वाभाविक रूप से विजय मिलने पर उनको उत्साह आज यहाँ पर बना हुआ है और मिल्कीपुर वासियों ने भी दिल खोल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, कमल के फूल को खिलाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाए जा रहे विकास के कार्यक्रमों को, गरीब और लोग कल्याण के कार्यक्रमों को, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को उन्होंने आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि से उन्होंने उसके ऊपर सहमति जताई है। और साथ साथ में जो लोग आस्था पर चोट कर रहे थे, सनातन धर्म पर चोट कर रहे थे, जो भगवान राम के मंदिर पर सवाल खड़ा कर रहे थे या जो उनके बारे में नाना प्रकार की भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और महाकुंभ के बारे में चोट पहुंचा रहे थे, ऐसे सारे लोगों को धराशायी कर दिया है जनता ने। प्रतिशत बढ़ा था, इससे पहले आपने कह दिया था कि जीत सुनिश्चित है। मैं चूँकि 1 साल से काम कर रहा था, इसलिए मुझे मालूम है कि नहीं, ये जीत हमारी सुनिश्चित है। हमारे कार्यकर्ताओं ने लगभग 5 बार घर घर जाकर के दस्तक दिया, एक एक मतदाता से मिले, उनसे संपर्क किया और उन तक डबल इंजन की सरकार के सारे कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया और उन्हें बताया कि किस तरीके से विपक्ष के लोग हमारे आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं, अयोध्या के बारे में भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। उनका सबका समन इसी में है कि आप अपना आशीर्वाद दें और आज जनता ने उसका सबका समन कर दिया। इस वक्त मेरे साथ सूर्य प्रताप शाही जी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी थे, उनको भी बधाई दिया और भी खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज इंडिया के लिए करण दुबे, अयोध्या। तो वहीं दूसरी तरफ समझ लीजिए, आज शाम को 5 बजे यानी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद, लगभग कुछ मिनटों का समय, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीत के जश्न में शिरकत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया है, दिल्ली के दिल में मोदी। तो इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते जाइए। झूठ की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, मेहमान हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। अखिलेश तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, AK मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अखिलेश तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री के पद का जो चेहरा था वो विधायक भी नहीं बन पाया। हाँ, ये हार केजरीवाल की नहीं है, ये वो आम आदमियों की हार है। ये एक उम्मीद टूटी है, ये एक हार नहीं हुई है, एक उम्मीद टूटी है। जनता ने एक बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी थी केजरीवाल से और केजरीवाल की पार्टी से,
और ये आम लोगों की उम्मीदें हारी हैं। उम्मीदें ही नहीं हारी हैं, जो लोग अपनी इसके नौकरी पीछे का छोड़ रीजन के आप क्या समझते हैं? क्या रेवड़ी कल्चर ने एग्जैक्टली इतना ज्यादा आत्मविश्वास राजनेताओं के मन में भर दिया कि वो इतने आश्वस्त हो गए कि फ्री बिजली, फ्री पानी, यही इसी पर वैतरणी पार हो जाएगी? केजरीवाल के मन में ये भर गया था कि हम कुछ फ्री दे देंगे और ताउम्र राज करेंगे। वो उन्होंने शीश महल बनाया, उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, सिक्योरिटी लिया, वो सारी चीज़ें किया जो कसम खा रहे थे कि वो नहीं करेंगे। तो आम आदमी के दिल में वो गुस्सा था, वो गुस्सा आज निकला है, वो उम्मीदें टूटी हैं। लेकिन उसी के साथ ही केजरीवाल ने पूरे सिस्टम को रेवड़ी कल्चर में बदल दिया। अब सारी बड़ी पार्टियां को ये लगने लगा है कि हम अगर कुछ फ्री दे देंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे। दिल्ली से शुरू हुआ, महाराष्ट्र गया, झारखंड गया, अब भाजपा भी वही कर रही है जो केजरीवाल ने जिसकी शुरुआत की थी। तो रेवड़ी कल्चर अब रहेगा। क्या इसके पीछे ये रीजन तो नहीं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसको डिकोड कर लिया था कि अगर हम इस रेवड़ी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैंडेट आना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो लिविंग कॉस्ट सबसे ज्यादा लो दिल्ली की है। बिल्कुल सही कहा, ये बीजेपी को लग गया था। अगर आप पिछले इलेक्शन में याद करें, 2020 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रेवड़ियां बांट के आप सत्ता पाए हैं, और आज भाजपा बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल यू टर्न ले चुकी है। आज वो भी वही कर रही है जिसकी शुरुआत केजरीवाल साहब ने की थी। उन्होंने फ्री बिजली, फ्री का जो स्टार्ट किया वो अब आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। AK मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब हम दिल्ली के सत्ता की बात करते हैं तो दिल्ली की जनता का जो मूड है उसे भाप पाना हमेशा ही राजनेताओं के लिए उतना इजी नहीं रहा। क्या 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद लगातार बीजेपी जिस तरीके से कहती रही कि भाई हमको सांसद दिया आपने, ठीक बात है, केंद्र में हमारी सरकार है लेकिन प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, तो 27 सालों का सूखा समाप्त हुआ है। लगभग 2 बार का वनवास हो गया। ये राम तो 14 वर्ष के वनवास पे थे। देखिए, जो आपने ये बोला कि दिल्ली के लोगों का मन भापना शायद इतना आसान नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूँ। केजरीवाल ने तो भापा था ना। माइक ले लीजिएगा सर। देखिए, जो आपने ये बोला ना कि भाई दिल्ली की जनता का मन भापना इतना आसान नहीं होता है पार्टियों या राजनेताओं के लिए, ये गलत चीज है, मैं सहमत नहीं। देखिए, केजरीवाल तो लगातार 10 साल से मन भाप रहा था। सारे मुद्दे तो केजरीवाल के पास भी थे, लेकिन केजरीवाल ने वही नब्ज पकड़ी। यानी मन भापना एक टिपिकल चीज है, इसमें बीजेपी फेल रही, कांग्रेस फेल रही, मैं ये बोलूंगा। 10 सालों के बाद बीजेपी ने असली तरीके से मन भापा, और कई बार ये होता है कि लोहे को लोहा काटता है। जैसे जी वो रेवड़ी दे रहे थे तो ये क्यों दे रहे हैं, ये सारी जो बातें चल रही है फ्री बीज की, तो डायमंड कट्स डायमंड, जहर को जहर ही मारता है, ये प्रिंसिपल बीजेपी ने अपनाया। और ठीक है, अगर बीजेपी ये प्रिंसिपल अपना करके, और अगर जनता या बीजेपी ये बोल रही है कि केजरीवाल के ऊपर तरह तरह के आरोप हैं, दिल्ली का अगर कुछ भला हो सकता है तो मैं उसमें बुरा नहीं मानता हूं। जैसे यमुना साफ हो जाए, दिल्ली लंदन के स्टैंडर्ड की बन जाए, बहुत सारी चीजें, अगली बार शाहीन बाग ना हो। अगर इन पवित्र उद्देश्यों को लेकर के बीजेपी ने जो है जान बचाने के लिए सांप के काटे हुए दिल्ली वालों को अगर एंटी वेनम लगेगा, जहर बुझाने के लिए जो दवा लगेगी, तो वो सांप का ही लगेगा। तो वही बीजेपी ने किया है। अगर उद्देश्य पवित्र है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को आना चाहिए, और बधाइयां इस चीज पे। बधाइयां तो हो गई, चलिए, लेकिन अगर हम डायमेंशंस को समझें तो डायमेंशंस किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, एक तो जहन में ये ख्याल आता है, क्योंकि संजय राउत ने अभी रिसेंटली एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि और लड़ो, तुम लोग और लड़ो, और फिर उसके बाद सीखो। मनोज तिवारी इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनाएंगे। जीत है, अब दिल्ली को खुशियां देंगे। थैंक यू वेरी मच दिल्ली। गए अरविंद केजरीवाल, खत्म, टाटा बाय बाय। दिल्ली को जो तकलीफ दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसकी सजा मिली। मोदी जी के गारंटी की जीत हुई है। अब हम दिल्ली को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे, दिल्ली को खुशियां देंगे। बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गई आतिशी।
अरविंद केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए, सौरभ भारद्वाज गए, दुर्गेश पाठक गए, ये सब गए। आम आदमी पार्टी की वो क्रूर जो शीर्ष नेतृत्व था वो सब चले गए। ये है मोदी जी की सुनामी, मोदी जी के गारंटी की सुनामी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत और हमारे बीजेपी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं की जीत, पदाधिकारियों की जीत और हम मिल करके दिल्ली की जनता को करते हैं नमन। जय श्री राम। तो देखिए, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा और वो फैक्टर्स जो जिम्मेदार हैं दिल्ली में सत्ता विहीन होने के आम आदमी पार्टी के। मेहमानों का रुख करूंगी। ए.के. मिश्रा जी से मेरी बातचीत चल रही थी। ए.के. मिश्रा जी, लगातार माना जा रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय रहा, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आपको क्या समझ में आता है, क्या AIMIM और निर्दलीय प्रत्याशियों का भी रोल रहा है? क्योंकि जब हम हरियाणा के इलेक्शन को देखते हैं तो वोट कटिंग पैटर्न जिस तरीके से सेट हुआ उसने बड़ा खेल किया था। नहीं, देखिए, जहां पे हार और जीत 100, 200, 500 वोटों से हो रही है तो वहां पे हर एक मुद्दे का अपना रोल होता है। निर्दलियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा। एक निर्दलीय अगर 100, 200, 500 वोट भी काट रहा है तो हार और जीत को डिसाइड करने में, यानी कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये डिसाइड करने में उसका भी रोल रहा है। तो फिर वो चाहे ओवैसी की पार्टी रही हो चाहे निर्दलियों की पार्टी रही हो, अगर कैंडिडेट्स का रोल देखा जाए तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे भाई एटलीस्ट निर्दलीय पार्टी के जो उनके घर के हैं वो लोग तो देंगे ना, 5, 6, 10 लोग जो हैं वो तो देंगे। तो 10 वोटों से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, 10-10 वोट करके। ये दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूँ जिसका किसी चैनल पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसके फ्यूचर में, भविष्य में इसके मायने क्या है, इसका क्या मैसेज या संदेश जाता है। देखिए, एक बार अखिलेश जी को भी लाएगा स्क्रीन पर। अखिलेश जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उसके बाद हम मायनों पर बात करेंगे। ए.के. मिश्रा जी मायनों का जिक्र कर रहे थे, मायनों पर मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप क्या सोचते हैं? क्या ये वोट कटिंग पैटर्न का कमाल था या ये कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? जनता ऊब गई थी, जनता को एग्जैक्टली वो काम नहीं मिला, क्योंकि कई क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि शीला दीक्षित ने जो सड़कें बनवाई थी वो सड़कें आज तक बनी हुई है, वहां पर दोबारा से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, सड़कों बनाने का इनिशिएटिव तक नहीं लिया गया। देखिए, वोट कटिंग वाली बात जो बात कह रहे थे वो नहीं है। अगर आप देख भी लें, केवल मनीष सिसोदिया ही 600 वोटों से हारे हैं। अदरवाइज अगर आप ये उनकी बात, अमानतुल्लाह खां भी अच्छे खासे वोटों से जीते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिला, 1000-1200 मिला है, और AIMM पार्टी को भी 600-700 वोट मिला है। तो अगर आप कांग्रेस के सारे वोट्स भी मिला लें तो देख लेंगे कि बहुत ज्यादा वोट कांग्रेस ने नहीं काटा है। तो यहाँ पे गुस्सा था लोगों में और वो बदलाव चाहते थे, वो केजरीवाल के झूठे वादों से शायद ऊब गए थे। ठीक है, ए.के. मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। आप मायनों का जिक्र कर रहे थे कि एग्जैक्टली इसका फ्यूचर क्या है, क्या कुछ इसके मायने निकल करके सामने आएंगे? देखिए, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि भविष्य में इसका बहुत बड़ा संदेश गया है। ये जो बीजेपी की जो दिल्ली की जीत है, हरियाणा में क्लीन स्वीप, उसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र में, और उसके बाद आप दिल्ली में देखिए, अगला नंबर बिहार और ममता दीदी TMC बंगाल में है। बीजेपी इस वक्त एक भूखे शेर की तरह है। बहुत ठीक है, वो दिखाएं या ना दिखाएं, अपने बात व्यवहार से, हाव भाव से भले लोगों को ना पता लेकिन कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जित। नहीं, जीत में क्या आती है? अगर बीजेपी हर जगह या कोई भी पार्टी, कभी ऐसा था कि मुलायम सिंह यादव या मायावती या कांग्रेस ही एक तरफा जीतती थी, तो जीत में अति सर्वत्र वर्जित का कहां पे कॉन्सेप्ट आ गया? मैं टेंडेंसी की बात कर रहा हूं कि पार्टियां किस मूड में हैं। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी बहुत आश्वस्त थे। महाराष्ट्र में भी सारे विपक्षी नेता, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वगैरह बड़े आश्वस्त थे। मेरे कहने का मतलब है कि आरजेडी और टीएमसी में अगला नंबर मतलब इन दोनों का है, और बीजेपी इन दोनों राज्यों को, बिहार और बंगाल को, अब की बार किसी भी कीमत पे छोड़ने के मूड में नहीं रहेगी। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। मेरा पर्पज ये है कि बहुत गंभीर तरीके से, अगर आप विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत ही गंभीर और बहुत माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो 25 साल पहले की राजनीति नहीं रही कि कुछ भी बोल दिया, चेहरा देख के, हवा देख करके। अब हवाओं पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, फैक्ट पता चल जाता है। पैटर्न चेंज हुआ है।
आप एक झूठ बोल के देखिए केजरीवाल के हार का कारण क्या रहा। अब इन्होंने जो ये बोला कि जी यमुना नदी में बीजेपी वालों ने जहर मिला दिया है, हरियाणा सरकार ने। आज तक स्वतंत्र भारत में क्या गुलाम मतलब इस तरीके की हवा या खबर तो किसी ने भी नहीं बोला। इतनी बड़ी नदी में कितने बोरे कितने टन कोई जहर मिलाएगा, और यमुना को तो ऑलरेडी 10 साल से जहर केजरीवाल ने मिला के रखा है। तो जनता को ये बातें मतलब हजम नहीं हुई। तो अगर आप बहुत सरफेस लेवल पे बोलेंगे, गंभीर नहीं है, आपके कथनी और करनी में फर्क है, बातें छिछली हुई हैं। हाँ, तो आप हारेंगे चुनाव। आप भले ही पहले कितना क्यों न जीत रहे, ये बीजेपी के लिए भी एप्लीकेबल है, बीजेपी भी तो हारी है ना। तो अगर जरा सा भी डेविएशन हुआ तो आप समझ लिए कि चुनाव हार जाएगा। अभी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट का विषय हो गया है। इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन इलेक्शंस बहुत ही माइक्रो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हवाई चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है अखिलेश जी, आपके पास, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम थीम ही अब इस पर आगे बढ़ रहे हैं कि अगला सीएम कौन होगा। जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी चेहरे के साथ में आगे नहीं आई। अब मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे क्या लगता है, बीजेपी दलित जाट या फिर महिला टाइप का कोई एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकती है, जो कॉम्बिनेशन हमें आगे देखने को मिले। लेकिन आपकी समझ क्या कहती है, सर्व दर्शकों को बताइए। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी सीएम बनेगा इसी 48 MLAs में से ही कोई होगा। वो विधायक होगा जो पुराना होगा, बीजेपी का हार्डकोर बीजेपी का मेंबर होगा, उसका ताल्लुक आरएसएस से होगा। आरएसएस से पक्का, जिसका ताल्लुक आरएसएस से होगा। जो मुझे लगता है कि सतीश उपाध्याय हैं, विजयन गुप्ता हैं, एक सूद जी हैं, तो ये 2-3 हैं, और भी कोई भी हो सकता है। अगर पुराना पैटर्न देखें, प्रवेश वर्मा तो नहीं बनेंगे, इस बात के लिए तो मैं निश्चिंत हूँ। जिसका एक बार नाम टीवी पे चल जाता है वो नहीं बनता है। तो प्रवेश वर्मा तो नहीं बनेंगे। और प्रवेश वर्मा इसलिए भी नहीं बनेंगे कि उनके पिताजी सीएम थे, और भाजपा परिवारवाद की राजनीति करती है कि कोई परिवारवाद नहीं चाहिए हमें। तो बाप भी सीएम, बेटा भी सीएम, ये बीजेपी तो नहीं करेगी। वो यही कह के हुआ है। अखिलेश जी, एक विषय मैं और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जब हम प्रवेश वर्मा के चेहरे को देखते हैं तो उनमें एक बहुत अति उत्साह नजर आता है, योगी आदित्यनाथ की तरह। प्लस उनमें उनकी जो महत्वाकांक्षा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत ज्यादा जो महत्वाकांक्षी है उसको शायद फ्रंट फुट पर नहीं खेलने देना चाहती। वो उनके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। एक सीएम बनने के लिए जो चाहिए उनके पास है। बस एक क्वालिफिकेशन जो उनको डाउन कर रही है वो ये कि उनके पिताजी कि वो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अगर वो ये ना होते तो 100% वो सीएम होते। ठीक है, दोबारा से पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो पार्टी तय करेगी। मुझे फिलहाल जो भी काम पार्टी देगी मैं करूँगा। इसके अलावा गोंडा की कुछ ऐसी समस्याएं रह गई हैं जो मुझे लगता है अब उस पर काम करना। निश्चित रूप से मैं एक समस्या को चुन कर समाधान करूँगा। एक समस्या का चुन कर समाधान करूंगा। समस्याओं का अंबार, हालांकि बीजेपी जैसा कि बोल रही है कि समस्याओं का अंबार आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर दिया है। हो सकता है कि 5 साल का टेन्योर सिर्फ ये कहने में चला जाए कि भाई समस्याएं बहुत ज्यादा थी, जैसा कि पूर्व सरकारों के लिए केंद्र सरकार ने कहा था। AK मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको फेज को लेकर के क्या लगता है? अखिलेश जी ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि प्रवेश वर्मा को आप डिडक्ट कर दीजिए इसमें से, क्योंकि प्रवेश वर्मा का जो बैकग्राउंड है वही उनका दुश्मन बन गया है। कहते हैं कि सियासत की पाठशाला अगर परिवार से ही मिल जाए तो वो बड़ा ही नरिशिंग होता है इंसान के लिए, लेकिन वही उनके लिए बैकड्रॉप बहुत बड़ा बन गया है। अब ऐसे में आपको क्या कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, सीएम कौन बनेगा, इसका नाम डिस्क्लोज करने के पहले मैं कुछ तथ्यों पे आपको ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसको क्विकली करेंगे क्योंकि जो है ठीक है। देखिए, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में बहुत समस्याएं, पॉल्यूशन वगैरह है और उतना ब्यूटिफिकेशन भी नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली का कंपटीशन दूसरे देश की राजधानियों से होता है। दिल्ली में इस वक्त मुख्यमंत्री नेता नहीं, एक बल्कि कुशल प्रशासक चाहिए जो दिल्ली की समस्याओं से लड़े, उनको दूर करे और तेजी से। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर के कोई गफलत पालेगी कि जो बाद में कोई गलती कर दे अपनी नासमझी के लिए। प्रशासक के रूप में मुझे जो लगता है वो किरण बेदी बेहतरीन लगती है। उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई लोभ लालच नहीं है।
क्लीन, उनका नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड रहा है। तो अभी जिस तो हिसाब ये से बहुत दिल्ली को अलग सा चमकाना एक है, नाम निकल करके सामने आया है। चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ में जुड़े, अपने विचार साझा किए। अखिलेश तिवारी, AK मिश्रा, अलग अलग डायनेमिक्स में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन 5 बजे से पहले तक हम आपको वो तमाम पहलू बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है और हार के पीछे के कारण क्या रहे और जीत के पीछे की वजह क्या कुछ रही है। फिलहाल सत्य आज का यही है कि जो अपनी पार्टी से प्रधानमंत्री पद के चेहरे का दावेदार था, वो विधायकी नहीं बचा पाया है, सम्मान नहीं बचा पाया है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।